इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज का जो साक्षात्कार है वो अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत अद्भुत है। और हमारे जो स्पेशल एपिसोड है स्वयं सिद्धा के तहत ये श्रृंखला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो अपने आप में एक पूरे सफलता की एक लंबी कहानी अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रायसेन जिले के एक छोटे से गांव कस्बा देवरी, जिसकी मुश्किल से आबादी 4000 भी शायद उस समय नहीं हुआ करती थी। एक छोटा सा गांव था और सेठ मुरलीधर गुप्ता जो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से ही थे और गांव की लोगों को सुविधा के लिए एक मेडिकल भी हुआ करती थी। बिल्कुल। और यहीं से इन सब बातों को शुरू करने के पहले एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं डॉक्टर साहब यहाँ कहना चाहता हूँ कि लगभग मैं ये बात पढ़ता रहा अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में कि किसी को जीवन में मजबूत बनाना है तो उसको धन मत दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए। बिल्कुल सही। और शायद ये आपके व्यक्तित्व में, आपके परिवार में ये मुझे देखने को मिलता है। जहाँ तक मैं आपके व्यक्तित्व की स्टडी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपके परिवार ने एक लंबे संघर्ष के बाद आपकी जो अगली पीढ़ी रही उसको धन के बजाय शिक्षा दी, और शिक्षा देने के लिए हर स्तर के संघर्ष किए। बिल्कुल सही। उसी के परिणाम है कि आज हम यहाँ बैठ के एक अद्भुत साक्षात्कार कर रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि मैं भी उसी गांव का निवासी हूं और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता के साथ यहाँ एक अद्भुत साक्षात्कार शुरू कर रहा हूँ। तो वो जो गांव की कहानी थी, गांव में एक ही मेडिकल हुआ करता था, बड़े संघर्ष के दिन थे। आपके पिताजी डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, वो भी हमेशा, मैं उनको कई बार देखता था, वो इसी प्रयास में रहते थे कि कैसे भी बच्चे पढ़ें। और मेरी भी कई बार बात होती, मुझसे भी वो यही कहते थे, आप पढ़िए। कुछ मुझे कभी ऐसा भटकता हुआ दिखो, मुझे बुला लेते थे, आइए, और बहुत कुछ मुझसे बातें करते आगे बढ़ने के लिए। तो वो हम उस दौर से ये कहानी शुरू करते हैं कि वो कौन सा दौर था, किस तरह का समय था। देखिए, मैं जब बहुत बचपन में छोटा रहा तो देवरी में ही मेरा जन्म हुआ और वहीं के प्राइमरी स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई। इसके बाद हायर सेकेंडरी भी मैंने वहीं से किया। बचपन में पढ़ने में अच्छा था मैं, मतलब ऐसा अपने मुंह से मैं क्या तारीफ़ करूं, लेकिन वहाँ के इंदौर रायसेन डिस्ट्रिक्ट का मैं टॉपर भी रहा। और दादाजी को मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरे जन्म लेने के पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, पर उनके बारे में अभी भी उस क्षेत्र में लोग बहुत अच्छे से उनका सम्मान से नाम लेते हैं। और वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, शंकर दयाल जी शर्मा के बहुत क्लोज मतलब फ्रेंड रहे वो। तो वो एक वैद्य थे और वो लोगों को स्वास्थ्य देते थे। और उनका एक ड्रीम था कि उनके 2 बच्चे, जैसे मेरे फादर दिनेश गुप्ता जी और मेरे ताऊ जी कमलेश गुप्ता जी, तो उनका ये था कि मेरे बच्चे जो दोनों हैं उनमें से कोई डॉक्टर मैं बनाऊं। फिर एजुकेशन हुई। अब मेरे पापा जी और बड़े पापा पढ़ ही रहे थे, इस बीच में दादाजी की डेथ हो गई। तो जो पैतृक व्यवसाय था मेडिकल, उसी को मेरे ताऊ जी ने आगे बढ़ाया। और पिताजी को उन्होंने कोशिश की कि भोपाल में वहाँ से वो शिफ्ट हुए कि वो डॉक्टर बने। उस समय पीएमटी चालू हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे गाइडेंस ना होने के कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाए और मेडिकल स्टोर को उन्होंने कंटिन्यूस किया अपने जो दादाजी का था। फाइनली लेकिन जब उन्होंने फिर ये विचार किया, जब लोग बोलने लगे कि भाई बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मुझे मतलब मौका दिया जाए और एक देवरी से एक अच्छी बड़ी जगह में शिफ्ट करके वहाँ पे। आप घर में सबसे बड़े थे? हाँ, मैं घर में सबसे बड़ा था। हम 3 ब्रदर हैं, मैं और मेरे 2 ब्रदर और मेरी सिस्टर। तो मैं बड़ा था। और ताऊ जी के बच्चे भी हैं, तो वो कज़िन मेरे, तो मेरे से उम्र में बड़े भी हैं वो, लेकिन मेरे जो ब्रदर है, सिस्टर है, उनमें सबसे बड़ा हूँ। तो ये रहा। फिर जब 10th क्लास में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और मेरिट में आया मैं,
तो फिर पिताजी ने ये सोचा कि अब हायर एजुकेशन के लिए लोगों ने सलाह दी, चूँकि मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो पिताजी ने फिर इंदौर की तरफ रुख किया कि इंदौर चूँकि एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो बच्चे को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। तो उन्होंने फिर वो इंदौर आए और इंदौर में उन्होंने स्कूल सर्च किए, और चूँकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था तो बहुत आसानी से मुझे यहाँ पर त्रिलोकचंद जैन स्कूल में एडमिशन मिल गया, जो यहाँ का बहुत टॉप स्कूल रहा इंदौर का, जहाँ के प्रिंसिपल रवि गंगवाल जी को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था जी। तो हमारा ड्रीम था, जो लोगों का ड्रीम होता था वो पूरा हुआ कि हमको एक अच्छे स्कूल में उस समय मुझे एडमिशन मिला। तो फिर आगे बात चली, अब 11th क्लास थी, गांव से आए थे, इंग्लिश मीडियम, तो थोड़ा सा असुविधा हुई जी। घर की याद भी रहती है कि माता पिता घर पे हैं, अपन अकेले यहाँ पे रहते। तो मेरे कज़िन भी थे, तो उन्होंने तैयारी की साथ में, वो एग्रीकल्चर फील्ड में करते रहे, फिर मैंने तैयारी की और फाइनली जो संघर्ष करते करते जो मेरा कंपटीशन, उसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता था पीएमटी का, मात्र 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे और जनरल कैटेगरी वाले, तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और फाइनली भगवान की दया से पीएमटी में सिलेक्शन हुआ और इतनी अच्छी रैंक लगी कि पूरे 6 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे टॉप का कॉलेज इंदौर मेडिकल कॉलेज माना जाता था। तो इंदौर मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस के लिए, और फिर मैंने एमबीबीएस की वहाँ से तैयारी चालू की। इस बीच में पिताजी और घर के लोगों ने ये सोचा कि चूँकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो क्यों ना छोटे भाई बहनों को भी यहीं पे शिफ्ट किया जाए। तो फिर ये डिसाइड हुआ और फिर मेरी मदर को यहाँ पे शिफ्ट किया पापा ने जी ने, और फिर मेरे जो ब्रदर थे, छोटे सिस्टर कज़िन, उन सबको यहाँ पर शिफ्ट करा और यहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई। और फिर भगवान की कृपा से मैं तो सिलेक्ट हुआ ही, और फिर मैंने गाइड किया तो मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है, फिर मेरे से छोटे 2 ब्रदर हैं, सभी का सिलेक्शन मेडिकल में हुआ। और लकीली एक ही मेडिकल कॉलेज जो था इंदौर का, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, सबसे टॉप का, उसी कॉलेज से मैं और मेरे दोनों भाई जो है उन्होंने एमबीबीएस किया। मैं था मेरे से 1 साल जूनियर मेरे बीच वाला ब्रदर, और सबसे छोटे ब्रदर 2 साल जूनियर बैच में। तो स्कूल के की जो हमारी प्रतिभाएं थी वो हमारे कॉलेज में आई एक तरह से, और पूरा मेडिकल कॉलेज ये जानता था कि ये तीनों ब्रदर्स मेडिकल कॉलेज में आए, और एग्जाम्पल देते थे कि एक ही परिवार के सगे भाई और तीनों जनरल कैटेगरी के, और तीनों को मेडिकल कॉलेज मिला। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। हमारा पूरे क्षेत्र में भी लोग बोलते थे कि आप बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक नहीं, यहाँ तो पूरे के पूरे लोग सिलेक्ट हो गए। और फिर क्या हुआ कि कहानी आगे बढ़ती गई, और जब मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ 2004 में, तो फिर चूँकि मेरा 98 में एडमिशन जब हुआ था तो मैंने भाइयों को गाइड किया जी। तो बीच वाले भाई का सिलेक्शन 1 साल बाद 99 में हुआ, फिर छोटे ब्रदर का सिलेक्शन भी हो गया मेडिकल में। तो पढ़ाने की तरफ एक रुझान मेरा चालू हुआ, और शुरू से मैं टॉपर रहा था। तो भाइयों का सिलेक्शन हुआ तो फिर ये डिमांड थोड़ी सी थी कि भाई अच्छे से लोगों को गाइड किया जाए, बहुत बड़ा लैक्यूना था इंदौर में। तो मैंने फिर जैसे मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ तो पीजी की तरफ तो करना ही था मुझे आगे चल के, तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसका नाम रखा ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड 2004 में। और इंदौर में जो हमने मेहनत की उस समय, तो आप ये मानिए कि आज तक लगभग 5000 से ज़्यादा डॉक्टर्स, वो भी एमबीबीएस या एमबीबीएस के ऊपर, इसमें मैं दूसरी पैथी जैसे बीएमएस, होम्योपैथी, बीयूएमएस, इनकी तो अभी काउंटिंग ही नहीं की है मैंने। तो एमबीबीएस या उसके ऊपर वाले लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज की डेट में मेरे हैं। और साथ में मैंने फिर क्या करा, ब्रेन मास्टर के साथ साथ एकेडमिक, जैसे लोग बोलते हैं कि शिक्षा या हुनर को कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने स्किल को, चूँकि पढ़ने पढ़ाने दोनों का शौक था, तो मैंने फिर चूँकि एमबीबीएस में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा था, तो यहाँ इंस्टीट्यूट के चलने के साथ साथ मैंने पहले एमडी फार्मेकोलॉजी किया, फिर मैंने एमडी रेडियो डायग्नोसिस किया, और फिर मैंने एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। क्या मान। और इस बीच में मेरी शादी भी हुई। मेरी वाइफ डॉक्टर ममता गुप्ता, उन्होंने ग्वालियर में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से एमबीबीएस किया। तो मैडम मैं जो है, हम दोनों ने फिर आगे और प्लान किया जब, तो चूँकि रेडियो डायग्नोसिस आज के क्षेत्र में, आज के टाइम में बहुत बड़ी डिग्री है, मतलब अभी भी एमबीबीएस
जो करते हैं उनका ड्रीम रहता है कि पीजी करना है तो रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच से करें। तो चूंकि इंस्टीट्यूट तो चल ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेडिकल फील्ड में भी कोई भी एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर इसके बाद मेरी वाइफ और मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, हम लोग प्रोफेसर भी हैं, मेरी वाइफ प्रोफेसर है पैथोलॉजी, मैं रेडियो डायग्नोसिस में हूँ। और फिर हमारे दिमाग में आया कि समाज की सेवा हम दो तरह से कर सकते हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो शिक्षा तो हम दे ही रहे थे, बच्चों को हमने डॉक्टर बनाया और डॉक्टरों के माध्यम से बच्चों को यही बोलते थे कि बेटा मेडिकल के क्षेत्र में हमने शिक्षा दी है तो अच्छे से आप समाज की सेवा करना। तो ये हमने शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवाएं समाज की। और फिर बाद में जब और मौका मेरे पास आया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अब चूँकि मैं मेडिकल फील्ड का हूँ, क्षेत्र का जब चुनाव करने लगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थापित करना चाहिए, तो चूँकि मेरी वाइफ यहाँ पर देवास में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अमलतास में प्रोफेसर हैं, मैं भी रेडियो डायग्नोसिस में रहा, तो फिर मैंने सोचा कि चूँकि अब इंदौर इतना बड़ा महानगर हो गया है तो अब मऊ, इंदौर, देवास सब ये जुड़ गए हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुंबई में ये छोटे छोटे गांव आजकल उसके भाग हो गए हैं, वैसे इंदौर के भाग हो गए हैं। तो क्यों ना देवास को सिलेक्ट किया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर एक सेंटर जो है शुरुआत की और सेंटर का नाम इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी, ईको सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं वहाँ पर खुद रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट संभालता हूँ, खुद सोनोग्राफी करता हूँ और मेरी वाइफ पूरा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट संभालती हैं। और सारी सोनोग्राफी से रिलेटेड, एक्सरे से रिलेटेड सारी की सारी प्रोसीजर, कोई भी ऐसी नहीं बची जो हम ना करते हों। और आगे डायग्नोस्टिक में जो इसके ऊपर चीज़ होती है वो है सीटी स्कैन और एमआरआई, उसका भी प्लान हमने करा हुआ है कि बहुत जल्दी वो भी हम चालू करें। और सेंटर, चूँकि नाम इंदौर डायग्नोस्टिक में, चूँकि इंदौर का रहने वाला हूँ, तो अब तो कर्मभूमि ये हो गई है, माता जी की भूमि हो गई है। तो मैंने ये भी सोचा कि अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है, डायग्नोस्टिक सेंटर की ब्रांचेस भी खोलना है। क्या बात। तो देवास में तो है ही, और अब इसके बाद अगली प्लानिंग मेरी इंदौर की भी चल ही रही है। इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर, तो इंदौर में उसकी ब्रांच खोलें और भी लगे हुए जितनी भी मैक्सिमम ब्रांच खोल सकते हैं, ताकि हम डायग्नोस्टिक के माध्यम से, आज चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिए कितनी समस्याएं हैं। बिल्कुल। और हर हॉस्पिटल या हर जगह की जो शुरुआत होती है बीमारी की, वो डायग्नोसिस जो है, डायग्नोस्टिक सेंटर से ही डायग्नोसिस बनते हैं कि पैथोलॉजी के टेस्ट, सोनोग्राफी, इनसे ही डायग्नोसिस निकलते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो हम समाज की जो सेवा है वो इस माध्यम से करना चाहते हैं। तो डायग्नोस्टिक सेंटर के फील्ड को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें और जितने भी और एडवांसमेंट होते हैं उसकी प्लानिंग है मेरी, ताकि लोगों को हम और स्वास्थ्य लाभ दे सकें। ये एक अद्भुत यात्रा है। जैसा कि हम कह रहे थे कि एक बहुत छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन बीच में मैंने एक लाइन, एक वाक्य का उपयोग किया था कि एजुकेशन इज़ द पावर, शिक्षा अपने आप में बड़ी शक्ति। और ये शिक्षा के साथ आपको संस्कार भी एक वो जो मिले, वही के कारण आज आप इस स्तर पे पहुंच के भी आपका भाव है कि हम सेवा करना चाहते हैं। और वो जो छोटे से गांव की यात्रा शुरू हुई, इंदौर में आपने एक बहुत अद्भुत नाम कमाया। अपने आप में जो सेंटर है ब्रेन मास्टर क्लासेस, उसको मुझे लगता है कि एक जो नई पीढ़ी है वो उसको नाम से परिचित है, उसने वो नाम अपने आप में एक ब्रांड बन गया था। मैं एक चीज़ आपको जोड़ना चाहूँगा, ब्रेन मास्टर क्लासेस के माध्यम से हमने मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे रिजल्ट दिए। ऑल इंडिया टॉपर मेरी यहाँ से निकला हुआ है, एमपी पीएमटी की तो कई बार टॉपर और अच्छे रैंक के निकले हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर कि मेरे ब्रेन मास्टर क्लासेस के स्टूडेंट ना हो, भले वो AFMC पुणे हो, भले वो CMC बेल्लोर हो, भले वो मौलाना आज़ाद दिल्ली हो, जितने भी कॉलेज, एम्स जो दिल्ली का, वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है और आज बड़ी खुशी होती है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओ या जहाँ पे जाओ, कोई भी डॉक्टर्स जब आते हैं आके मेरे पैर पड़ते हैं तो जब मैं देखता हूँ तो मालूम चला मेरे ही स्टूडेंट है। क्या बात है। तो उससे बड़ा सम्मान या उससे बड़ी अर्निंग, मैं यही बोलता हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरे स्टूडेंट है। आज आप समझिए कि एक MBBS, MD, MS, DM करा हुआ एक स्टूडेंट मेरा अगर है और वो आके मेरे से आशीर्वाद लेता है या मैं इसको थैंक यू बोलता है कि सर आपने इस लायक मुझे बनाया, तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि बिल्कुल सही बात है। ये आत्मसंतुष्टि है, इसको पैसे से तोला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई वैल्यू, कीमत नहीं आकी जा सकती। तो भगवान ने जितना मतलब हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को अभी चिकित्सा के माध्यम से, और मैं अपने स्टूडेंट जो मिलते हैं जो अभी अब सेटल हो चुके हैं, अब तो कई तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही है उन लोगों की, तो मैं यही बोलता हूँ कि बेटा मैंने जो सिखाया है कि अच्छे दिल से ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी आप रखो और अच्छी फील्ड है अपनी, इससे अच्छी फील्ड हो नहीं सकती है।
लोग पुण्य और ये सब कर्म करने के लिए धर्म स्थान पे जाएंगे, ये करेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि भगवान ने इतना अच्छा निमित्त बनाया अपन को। सनातन भी यही कहता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही धर्म का संदेश भी है और यही आशय है। तो ये एक अद्भुत चर्चा हुई। अब हम दर्शकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी दे देते हैं कि हम डॉक्टर साहब के साथ प्रति सप्ताह एक स्पेशल एपिसोड शूट तय करेंगे, जो सप्ताह में एक दिन होगा। हम हमारे कंपनी के नंबर भी आपको जारी करेंगे। उन नंबरों पर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप हमें भेजिए। जैसे हम एपिसोड पहले भी चलाते रहे हैं, डॉक्टर साहब के माध्यम से आपकी समस्याएं इस मंच के माध्यम से हम पूरी कर पाएंगे, तो ये हमारे यहाँ पे बैठने के उद्देश्य पूरे हो पाएंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स का जो एक एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा हमारा ग्रुप है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसकी ब्रांचेज होती हैं, तो इंदौर में भी हमारे लगभग 3000 डॉक्टर्स हैं उसमें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। तो उस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी बहुत एक्टिव रहता हूँ मैं। और अभी इंदौर महानगर की जो हमारा ब्रांच है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, उसमें मैं कोषाध्यक्ष भी रहा, वहाँ विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ। तो काफ़ी डॉक्टरों से भी संपर्क में हूँ मैं। और हमेशा जो पब्लिक है, समाज के अच्छे के लिए हम लोग प्लानिंग भी करते रहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू भी। और चूँकि रेडियोलॉजी की फील्ड में हूँ, तो सोनोग्राफी इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, आपने देखा होगा कोविड टाइम में सीटी स्कैन और एक्सरे, इन्हीं लोगों को बचाया। जी बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में चूँकि मैं हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इसका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अपन पब्लिक को लाभ दे सकते हैं या लोग इसका फायदा ले सकते हैं, बिल्कुल आपके माध्यम से अपन इन सब बातों को लोगों को फायदा पहुंचे। निश्चित तौर से बहुत जल्द हम इस एपिसोड को प्लान करके आपके बीच आएंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए, हमने विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।